हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब तक क्यों जल रहा है मणिपुर? मणिपुर इश्यूज एक्सप्लेन्ड। आज की बात थी कि कल की बात थी? ये बोल भी रहे थे, कहते मणिपुर की कोई बात क्यों नहीं कर रहा, मतलब यूट्यूब में बाकी सारी न्यूज आ रही हैं पर किसी ने इसके ऊपर नहीं बनाया। मैंने कहा मुझे भाई पता नहीं, मैं क्या बोलूँ इस बारे में। तो अच्छा है कि इन्होंने बना दी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मणिपुर में पिछले साल मई के महीने से शुरू हुई हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। बीच में कुछ महीनों के लिए शांति तो थी, मगर सितंबर के बाद से वहां लगातार हिंसा हो रही है। कुछ लोग इस हिंसा के लिए मैतेई और कुकी दोनों समुदायों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। कुछ लोग इसमें म्यांमार और बांग्लादेश में बैठे टेररिस्ट ग्रुप्स का हाथ देखते हैं। कुछ को अमेरिका पर भी शक है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार 1.5 साल बाद भी मणिपुर में सिचुएशन नॉर्मल क्यों नहीं कर पाई। लोग हैरान होते हैं जब केंद्र सरकार कश्मीर जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट में रातों रात 370 हटाकर वहां सिचुएशन नॉर्मल कर सकती है, चुनाव भी करा सकती है। तो क्या वजह है कि वो मणिपुर को उसको बहुत टाइम लगा के सोच के किया था ना। कोशिश की है कि इस बात को गहराई से समझा जाए कि आखिर मणिपुर की प्रॉब्लम में ऐसा क्या है कि वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्यों 1.5 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया कि वहां हिंसा नहीं रुक रही है? किसी का किसी पर भरोसा क्यों नहीं रह गया? लोग मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमले कर रहे हैं और 75,000 सैनिक होने के बावजूद राज्य में सिचुएशन नॉर्मल क्यों नहीं हो पा रही? तो आज के वीडियो में हमने इसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की पड़ताल की है ताकि आप भी ये समझ पाएं कि आखिर इतने दिनों के बाद भी मणिपुर शांत क्यों नहीं हो पा रहा है। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा और ये वीडियो सही लगे तो इसे अपने हर एक दोस्त से शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक। जो लोग नहीं जानते उन्हें सबसे पहले ये बता देते कि मणिपुर में रीसेंट वायलेंस का दौर आखिर शुरू कैसे हुआ। देखिए, मणिपुर में सिचुएशन तो पिछले साल मई महीने से ही खराब है। उस वक्त से मणिपुर की मैतेई और कुकी कम्युनिटी आमने सामने। उस वक्त से ही मणिपुर में वायलेंस हो रही है, मगर बीच में चीजें कुछ कम हो गई थी। मगर इस महीने की 7 तारीख को यानी 7 नवंबर को जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में उग्रवादियों ने कुकी कम्युनिटी की एक औरत को गोली मारने के बाद उसके घर में आग लगा दी। कुकी लोगों का कहना है कि इस वारदात के लिए मैतेई कम्युनिटी से जुड़े उग्रवादी जिम्मेदार है। फिर 11 नवंबर को 2 घटनाएं एक साथ होती है। कुकी उग्रवादियों का आमना सामना सीआरपीएफ से हो जाता है। ठीक उसी टाइम कुकी उग्रवादी मैतेई समाज से जुड़े 6 लोगों को किडनैप कर लेते हैं। सीआरपीएफ से एनकाउंटर में 10 कुकी उग्रवादी मारे जाते हैं। इससे कुकी समाज के लोग भड़क जाते हैं। कुकी समाज कहता है कि मरने वाले उग्रवादी नहीं थे बल्कि वो तो फॉरेस्ट वॉलंटियर थे, उन्हें जबरदस्ती मार दिया गया। दूसरी तरफ मैतेई कम्युनिटी के जिन 6 लोगों का कुकी उग्रवादियों ने अपहरण किया था, 5 दिन बाद उनकी डेड बॉडीज जिरीमुख गांव के पास एक नदी में मिल जाती है। मरने वालों में 3 महिलाएं थी और 3 बच्चे। इनमें से एक बच्चा तो 2.5 महीने का था। ये बात पता लगते ही पूरी मैतेई कम्युनिटी उबल पड़ती है। इस तरह मैतेई और कुकी दोनों ही कम्युनिटी सिस्टम से भारी नाराज हो जाती हैं। कुकी लोगों को लग रहा है कि सीआरपीएफ वालों ने उनके लोगों का फेक एनकाउंटर कर दिया। मैतेई लोगों को लग रहा है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की लापरवाही की वजह से उनके लोग मारे जा रहे हैं। खुद एक दूसरे से लड़ रहे हो और न ही कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कोई वो एक्शन ले पा रही है। इसी गुस्से में मैतेई लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के घर फूंकने की कोशिश की, विधायकों के घरों से सामान निकालकर तोड़ दिया और सरकार को धमकी दी है कि अगर उसने जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। कुल मिलाकर मणिपुर में हालात इतने खराब हैं कि राज्य में इंडिफरेंट कर्फ्यू लगाया गया है, इंटरनेट भी बंद है। सरकार ने अर्धसैनिक बलों के 5,000 एक्स्ट्रा जवान वहां पर और भी भेज दिए हैं, मगर लोगों में अब भी बहुत गुस्सा है। अब इससे पहले कि मैं इस पॉइंट पर वही था ना, जमीनों से रिलेटेड कि हमें समुदाय के बीच चल रही इस लड़ाई को सुलझा नहीं पा रही, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इन दोनों कम्युनिटीज में लड़ाई है किस बात की और लास्ट ईयर ये लड़ाई शुरू किस बात पर। मैं तो खत्म कर दो, दोनों लड़ते रहते ना, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिली। 3 मेन जातियां हैं। एक तरफ मैतेई हैं जो हिंदू हैं, जिनकी आबादी 55 से 60% है, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया गया। मैतेई हिंदुओं की आबादी तो 50-60% है, मगर ये लोग मेनली मणिपुर के 10% के मैदानी इलाकों में ही रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नागा जाति है, जिनकी आबादी में हिस्सेदारी तो 40% है, मगर ये लोग मणिपुर के 90% हिली एरियाज में रहते हैं जो कि मेनली क्रिश्चियन माने जाते हैं। अब मैतेई जाति की हमेशा से शिकायत थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इनकी ही है। इन लोगों की हर जगह ले सकते हैं, इंडिया यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। इसी को लेकर मैतेई ट्राइब यूनियन जो था वो पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रहा है, मगर कुकी और बाकी जनजातियों को ये बात कभी पसंद नहीं आई। अब पिछले साल 19 अप्रैल को जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कह दिया, जिसके बाद कुकी और बाकी ट्राइब्स भड़क गई।
कुकी लोगों का कहना था कि मैती समाज का पहले ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 क्योंकि वो विधायक ज्यादा भी हैं। उसी समाज से आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा भी दे दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। इसी को लेकर क्या हो पिछले जाएगा? 3 मई को एक रैली निकाली गई। देखते देखते ये रैली हिंसक हो गई। कुकी लोगों ने मैती समाज के लोगों पर हमला किया, जिसके बाद मैती लोगों ने भी कुकी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कम में और हमला कर रहे हैं। गई वहीं कुकी इलाकों में रहने वाले मैती लोगों पर भी हमले हुए। लोग रातों रात अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को घर छोड़कर भागना पड़ा। कई बच्चे पानी में बह गए। पिछले 1.5 साल से चल रही इस हिंसा में अब तक इंसानियत ही 250 नहीं लोग है। अपनी जान गंवा चुके हैं। 50,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। 250 चर्चों को जलाया गया है। पहाड़ी इलाकों में एक भी मंदिर को नहीं छोड़ा गया। देखते देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया कि कोई भी मैती कुकी इलाकों में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा और न ही कुकी इलाके में मैती जा पा रहे। कुकी और मैती दोनों का सरकार अपने और पुलिस देश से में। भरोसा उठ चुका है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और हुआ ये कि लोग एक दूसरे की हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गए। अब पिछले 1.5 साल से सरकार भी वहां की सिचुएशन नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है, मगर सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इससे डील कैसे किया जाए। अब सिचुएशन क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक टाइम था जब मणिपुर में मैती समाज के लोग ही रहते थे। मैती लोग मणिपुर की वैली में रहते थे। इन लोगों पर बार बार नागा लोग पहाड़ों से आकर हमला कर देते थे। मैती लोगों को बार बार उन पर ये हमले न हो, इससे बचाने के लिए मैती राजा वैली और पहाड़ों के बीच के बफर जोन में कुकी लोगों को बसाने लगे। आपको बताते हैं ज्यादातर कुकी क्रिश्चियन लोग नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार से संबंध रखते थे। पहले तो नागा लोग कुकी लोगों को भी अपना दुश्मन समझते थे, मगर मैती लोगों से लड़ने के लिए ये एक हो इकट्ठे गए। हुए। अब धीरे धीरे हुआ ये कि म्यांमार में इसी कुकी समाज से जुड़े लोग म्यांमार के कुछ इलाकों और मणिपुर के कुछ इलाकों को मिलाकर एक कुकी लैंड बनाना चाहते थे। सालों तक इन उग्रवादी संगठनों ने भारत के सुरक्षा बलों से इसे लेकर लड़ाई भी लड़ी। फिर बाद में भारत सरकार के साथ ऐसे 22 उग्रवादी संगठनों से समझौता कर लिया गया। उस समझौते के मुताबिक भारत सरकार ऐसे हर उग्रवादी को हर महीने 6,000 रुपए पेंशन देगी और बदले में वो कोई हिंसा की वारदात नहीं करेगी और उन्हें सेना की निगरानी में रहना होगा। लेकिन बार बार ऐसी खबरें सामने आई कि इस समझौते के बाद जेल में बंद करो। इसमें शामिल रहते हैं। मैती लोगों की शिकायत है कि इन कुकी उग्रवादियों ने अपने ठिकाने म्यांमार में भी बना रखे हैं। ये लोग मणिपुर में उनके खिलाफ हिंसा करते हैं, फिर वहां भाग जाते हैं। भारत सरकार भी कुकी उग्रवादियों से डील की है कि वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। इसी के चलते हालात काबू में नहीं आ पा रहे। अब जैसे कि मैंने कहा, ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है। मणिपुर के 19 थाना इलाके में सालों से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू था। ये एक्ट आर्म फोर्सेस को ये ताकत देता है कि अगर उन्हें किसी भी आदमी पर शक है कि वो उग्रवादी है या उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है तो वो डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट अप्रैल में इस स्पेशल एक्ट को हटा दिया गया, जिसके बाद वहां के उग्रवादी संगठन फिर से एग्रेसिव हो गए। सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार ने फिर से 6 थाना इलाके में आफ्स्पा यानी स्पेशल पावर एक्ट को लागू कर दिया। इससे फिर कुछ लोकल लोग नाराज हो गए। स्टेट गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ा तो उसने सेंटर से रिक्वेस्ट करी कि इस स्पेशल पावर एक्ट को वापस ले लो। अब सेंटर के सामने चैलेंज ये है कि एक तो सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पा रही है, उस इलाके की स्थिति भी ऐसी है कि उग्रवादी कब बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार चले जाते हैं ये पता नहीं लगता। ऊपर से स्पेशल पावर एक्ट न होने से सेना के हाथ भी बंधे। साथ ही कुकी और मैती दोनों ही साइड से इस पूरी लड़ाई में औरतों को ढाल बनाकर यूज किया जाता है। जब भी पुलिस या सीआरपीएफ कोई गिरफ्तारी करने जाती है तो औरतें आगे आकर खड़ी हो जाती है, जिससे सिचुएशन को संभालना और मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें हुई हैं जिसने सिचुएशन को और सीरियस बना दिया है। अब आप ही सोचिए, किसी लोकल जगह पर पहले ही लोगों में आपस में इतनी लड़ाई है, इतना मिसट्रस्ट है, ऊपर से उन हालातों में आग में घी का काम करने के लिए अगर बाहर से भी लोग आ जाए तो कैसा होगा। वो इस लड़ाई को भड़काने लगे तो क्या हालत होगी आप सोचिए। और मणिपुर में यही सब हुआ है और हो रहा है। बात है इसी साल 2 सितंबर की। मणिपुर में 4 महीने से हालात काफी हद तक ठीक थे। तभी इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में एक आतंकी हमला होता है। इस हमले में 2 औरतें मारी जाती हैं और 9 लोग जख्मी हो जाते हैं। उस वक्त पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि यह हमला तो ड्रोन से किया गया है। ऐसे एक ड्रोन को मार गिराने पर पता लगता है कि वो ड्रोन कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं था, वो एक हार्ड प्लास्टिक से बना ड्रोन था, जिसके डिजाइन को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो बाहर का बना हुआ है। लोकल टेररिस्ट ग्रुप चाहकर भी वैसा ड्रोन नहीं बना सकते थे। सिक्योरिटी एजेंसीज को यह बात समझते देर नहीं लगी कि कुकीज टेररिस्ट ग्रुप्स को बाहर से भी मदद मिल रही है। अब इसमें बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो चुका था। मोहम्मद यूनुस सरकार की भारत विरोधी एलिमेंट से हमदर्दी किसी से छिपी नहीं। इससे पहले भी बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट के कई टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव रहे हैं। म्यांमार के चिन स्टेट में भी कुकी आतंकी अपना कब्जा कर चुके। मतलब ये क्लियर था कि लोकल टेररिस्ट को एडवांस ड्रोन और रॉकेट प्रोपेल्ड गन यानी कंधे पर रखकर रॉकेट दागने वाली गन जैसे कई खतरनाक हथियार मिल चुके थे। मतलब लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। मणिपुर में जो चल रहा है वो सिर्फ मणिपुर की कुछ जातियों के बीच आपस की लड़ाई
ही नहीं बल्कि इसमें एक पूरा विदेशी षड्यंत्र भी देखा जा सकता है। ऐसे लोग भी शामिल हैं जो चाहते हैं कि अगर भारतीय समाज में कोई फॉल्ट लाइन है तो उसे भुनाया जाए। ये बात किसी से नहीं छिपी। पाकिस्तान साथ में करा रहा होगा कि जैसे हमारा हो रहा है हम इनका यहाँ कराएं। चीन के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, उससे चीन भी खुश नहीं है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार का भारत के लिए क्या स्टैंड है ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा मणिपुर में एक्टिव कुकी आतंकियों को म्यांमार से कैसी मदद मिलती है ये भी कोई राज की बात नहीं है। इन सारी बातों ने मिलाकर इस पूरे इशू को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ MM नरवणे भी कई बार कह चुके हैं कि म्यांमार में हो रहे वायलेंस के पीछे विदेशी ताकतें हो सकती। इसी साल जुलाई के महीने में मणिपुर के CM ने कहा था कि मणिपुर में हो रहे वायलेंस के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। मतलब कहानी कुछ कुछ कश्मीर जैसी ही है। कश्मीर में एक वक्त जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुए, उन्हें मारकर धमकी देकर वहां से भगाया गया, तो उसके पीछे भी चिढ़ ये थी कि मुट्ठी भर कश्मीरी पंडित अपनी पढ़ाई लिखाई और इंटेलिजेंस की वजह से हर जगह छाए हुए थे। वो नौकरी में बड़े पदों पर थे, अच्छे बिजनेसमैन थे और समाज में उनकी ताकत थी। इसी बात से एक सेक्शन को तकलीफ थी। मणिपुर में पूरी तरह ना सही लेकिन कुछ लोगों को भी यही चिढ़ है कि हिंदू मैती समुदाय वो भी पढ़े लिखे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीनें खरीद कर वहां भी अपने काम तो क्यों ना करें, इंडिया यहाँ भी अपनी धाक जमा लेंगे। अब जैसे कश्मीर में पंडितों से नाराज इस्लामिक ग्रुपों को पाकिस्तान ने मदद की और उनकी मदद से कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, कुछ वैसी कोशिश मैती हिंदुओं को लेकर मणिपुर में भी दिखती है। बस फर्क इतना है कि मैती यहाँ मुट्ठी भर नहीं है बल्कि 50% है। लेकिन विदेशी ताकतों की मदद से उन्हें लगातार टारगेट किया गया है। अब इन सारी बातों की वजह से ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। एक तरफ अपने ही लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, ऊपर से विदेशी ताकतें भी इसमें घी डालने का काम कर रही है। सरकारें भी कुछ एक्शन लेने से पहले अपना वोट बैंक देखती हैं। इन्हीं सब के चलते 1.5 साल के बाद भी मणिपुर के हालात नहीं सुधरे हैं बल्कि और खराब हो गए। जरूरत है इस बात की कि दोनों तरफ के लोग ये समझें कि इस लड़ाई में किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं लोगों का, उन्हीं के बच्चों का, उन्हीं के भविष्य का नुकसान हो रहा है। भारत सरकार ये कर सकती है दोस्तों कि पहले वो उन बाहरी एलिमेंट्स पर लगाम लगाए जो इस हालात का फायदा उठा रहे हैं, फिर उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले जो किसी भी तरह के वायलेंस में शामिल हो, फिर चाहे वो किसी भी तरफ के क्यों ना हो। अगर आप वोट बैंक के डर से भीड़ को फ्री हैंड दोगे तो हिंसा कभी नहीं रुकने वाली। सरकार को सख्ती दिखानी ही होगी, वरना जो हिंसा आज एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है वो जल्दी और राज्यों में भी फैल सकती है। हमें तो कम से कम यही लगता है। कितनी दुख की बात है, देश में रह रहे हैं उसमें भी ये मेरा इलाका है, यहाँ पे दूसरा कोई नहीं घर ले सकता। अरे पूरा इंडिया है, पूरे इंडिया में कोई भी जगह पे कोई भी इंडियन ले सकता है। ये कौन सा रूल बनाया है? और ये सब जातियाँ वादियाँ, इसको वो क्या आरक्षण दे दो, उसको नहीं दो, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। हाई टाइम, बहुत साल हो गए, इंडिपेंडेंस हो गई, अब वो खत्म हो जाना चाहिए। सबको इक्वल हो, जो मेहनत कर रहा है उसको ठीक है वो जीते, और जो मेहनत नहीं करता, पढ़ता लिखता नहीं है वो हारे। सिंपल है। अब जो जैसे अगर कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी ज्यादा मेहनत करती है, आगे जा रही है, तो वो मेहनत करिए, वो डिजर्व करती है भाई। तुम उसे रोक नहीं सकते, तुम नहीं रोक सकते। देखिए पॉइंट है, पहले तो उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि बाहर से कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक बार बॉर्डर स्ट्रॉन्ग हो गया, पता चल गया वहाँ से कुछ नहीं हो रहा, और ज़बरदस्त एक्शन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को आउटसाइड के अगेंस्ट। उसके बाद यहाँ बोलना पड़ेगा कोई रिजर्वेशन किसी के लिए नहीं है। चाहे बोल्ड स्टेप है, कम बोल रहा है नो रिजर्वेशन फॉर एनीबॉडी। कोई जो चाहे कहीं रहे, जो चाहे कुछ भी करे, तुम्हें अगर आगे बढ़ना है मेहनत करो, जॉब करो, पढ़ाई करो, आगे ऐसे बढ़ सकते हो। और कोई तरीका नहीं, प्रोटेक्ट करके किसी को नहीं कर सकते। मेहनत करो, आगे बढ़ो, तुम्हारी लैंड तुम्हारी लैंड है। ये क्या बोलना भैया कि मेथी तुम्हारी लैंड खरीदेंगे, मत बेचना भाई। तुम्हारे कोई फोर्सबली थोड़ा खरीदेंगे, वो किसी को पैसा देंगे और बेच देंगे। तो ट्रेड इक्वल होता है, किसी को पैसा चाहिए, पैसा लेके अपनी लैंड दे रहा है। बिल्कुल। तो ये सब जो जिसे बोलते हैं यूएस में एफर्मेटिव एक्शन, वो सब नहीं होना चाहिए। रिमूव ऑल सब ये रिजर्वेशन अपने मेरिट के हिसाब से लोगों को आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल, बहुत हो गया टाइम। तुम्हें इतने सालों से हेल्प दे रहे हैं कि तुम बढ़ लो, अभी तक नहीं बढ़े तो कब बढ़ोगे? मेरिट होना चाहिए। मेरिट का मतलब जिसमें जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। हुनर होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, तुमने मेहनत की होनी चाहिए, फिर तुमको मिलेगा। ऐसे खाली तुमको फोकट में देते जाएं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।